हेलो एवरीवन, मैं मिताली आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स पर स्वागत करती हूँ। जैसा कि फ्रेंड्स, चाबी काठी एकांकी नाटक के सारे दृश्यों का हिंदी भावार्थ की जो सीरीज स्टार्ट हुई है, उस सीरीज का आज ये 5वां क्लास है। इससे पहले के क्लास में हमने प्रथम दृश्य से लेकर 16वें दृश्य तक के हिंदी भावार्थ को समझा था, और आज जो भी बचे हुए दृश्य हैं उनके हिंदी भावार्थ को समझेंगे, जिसमें 17वें दृश्य से लेकर 20वां दृश्य सम्मिलित है। और इसके बाद इन दृश्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो कठिन शब्द हैं उनके हिंदी स्वरूप को जानेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो अगर आप स्टडी फॉर गोल्स पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्ले स्टोर से हमारा एंड्रॉयड ऐप स्टडी फॉर गोल्स का इसे डाउनलोड करें, और यहाँ पे आपको झारखंड में होने वाले हर एग्ज़ाम से संबंधित जितने भी टेस्ट सीरीज कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड कराई गई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी किए हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं 17वें दृश्य में क्या बताया गया है। तो 17वें दृश्य में है, शंभू एक सभा में कहता है कि भाइयों, हम लोगों का घर बार, जमीन जायदाद, नदी नाला, पहाड़ पर्वत, वन जंगल, हटिया घाट वाट, ये तो है, परंतु किसी भी चीज़ में हमारा खुद माने कोई भी जो चीज़ है ना वो हमारी खुद की नहीं है। सभी चीज़ों में दूसरों का ही अधिकार है। आज हम सब बुद्धू हैं और हम लोग गरीब, हीन और अछूत हैं। ये सारी बातें कौन कहता है? तो शंभू कहता है, और एक गांव के एक सभा के भाषण में कहता है। फिर वो कहता है कि हमारी जो धरती है ना वो सोना तो उगाती है, लेकिन हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम इस उगते हुए सोने में से एक भी टुकड़ा हम उठा लें। फिर वो मतलब थोड़ा सा ये होकर कहता है कि ओ, आज हम अपने घर में ही भिखारी की तरह शरण ले रहे हैं और हमारा कहीं भी ठहराव नहीं है। हमारे लिए सारे रास्ते बंद हैं, सारे रास्ते फन फैलाए हुए बैठे हैं। जैसे दुधिया नाग अपने तरफ आने वाले लोगों को देखकर फन फैलाकर बैठता है, ठीक उसी प्रकार। और आज यहाँ स्वर्ग का सुख तो है, लेकिन हम सबको रोटी के की भी कोई आस नहीं है, और आज हम सब अनाथ की भांति यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। ऐसा शंभू कहता है। फिर वह कहता है कि आज का समय बदलने के लिए अब हमें जो समय है ना इसे बदलने की कोशिश करनी है। इसलिए वो कहता है कि आज का जो समय है ना वो दल बदलने वालों का है। आज जातिवाद का समय है। आजकल राष्ट्र प्रेम की भावना, देशभक्ति की भावना नहीं है। मनुष्यों पर प्यार नहीं है। सब स्वार्थ में डूबे हुए हैं, बस अपना घर भरने की कोशिश में हैं, बस खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और कोई भी किसी को भी नहीं मतलब आगे ले जाना चाहता है। कोई मरे चाहे बचे, इसे किसी को कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है। और हमारे लिए कौन प्रयास करेगा, तो नौकरी दिलाने की कौन कोशिश करेगा, ये सारी चीज़ों को शंभू कहता है। फिर शंभू कहता है कि दिल्ली और पटना में भी हमारा कोई मतलब जान पहचान का नहीं है जो हमारे सुख दुख में हमारा साथ देगा और दुनिया को हमारा दुख या सुख हमारा जो है दुनिया को सुनाएगा। ठीक है। फिर शंभू कहता है कि हमारे हिस्से के लिए कौन लड़ेगा, हमारे हिस्से के लिए लड़ने वाला भी कोई नहीं है। किसको इतना मतलब है? हाँ, आज हमारे पास कोई उपाय नहीं है। अपनी धरती ज़मीन पर हमें खुद ही रहना मुश्किल हो गया है, परंतु रोने के से कुछ भी नहीं होगा। भागने से क्या होता है, जान नहीं बचेगी। जीने के लिए जो कांटा है ना, वो जहाँ भी जाओगे वहीं पर वो चुभेगी। अब हमें खुद कुछ उपाय करना होगा। फिर क्या है, ये सारी बातें कहता है, क्योंकि ये सारी बातें शंभू इसलिए गांव वालों से कहता है ताकि उसका जो गांव है ना वो आगे बढ़े, लोगों में तरक्की की भावना आए। सबके मन में ये बैठ गया है कि हम लोग गरीब हैं, हमें किसी चीज़ में अधिकार नहीं है, लेकिन शंभू चाहता है कि इस गरीबी से हटकर भी हम आगे बढ़ें और अपने गांव को, अपने देश को उज्जवल की ओर ले जाएं। ठीक है। फिर कहता है वो, शंभू कहता है कि अब हमें खुद ही कुछ उपाय करना पड़ेगा। विशाल भारत के मानचित्र पर हमारे खुद के रहने का जगह हमें बनाना होगा। फिर वो कहता है कि हम जानते हैं और मानते भी हैं कि हम खोजेंगे जहाँ हिंदुस्तान के हर क्षेत्र के लोग रहेंगे। यानी अगर हम अपने देश में, अपने देश के मानचित्र पर एक जगह बनाएंगे तो वो जगह ऐसा होगा ना कि हमारे देश के हर जाति, ऊंच नीच, हर जो भी है, गरीब अमीर, हर प्रकार के लोग वहाँ रह सकते हैं। वहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा।
हम सभी को एकजुटता के साथ भाई बहन बन के रहना है, मालिक बनकर नहीं। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है फ्रेंड्स, मालिक बनकर नहीं। जब हमारा क्षेत्र है तब यहाँ की चाबीकाठी हमारे हाथों में है, उनके हाथों में नहीं। यानी शंभू कहता है अपने गांव वालों को कि ये हमारा गांव है, तो ये हमारा क्षेत्र हुआ ना, तो यहाँ पे जो भी कुछ होगा इसका फैसला हम लेंगे, कोई और नहीं लेगा। इसी को वह कहता है कि यहाँ की जो चाबीकाठी है ना वो हमारे हाथों में होगी, ना कि दूसरों के हाथों में। यहाँ की ज़मीन, यहाँ की खेत, यहाँ का उपज जो भी है सब हमारा होगा, ना कि किसी दूसरे का। फिर वो कहता है कि भाइयों, अब और समय ना गवाते हुए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय आ गया है। फिर वो जय हिंद करके अपने बातों को ख़त्म करता है। तो फ्रेंड्स, ये तो सारी बातें थी 17वें दृश्य में। अब हम बढ़ते हैं 18वें दृश्य की ओर और देखते हैं। 18वें दृश्य में कालूराम संतू से कहता है कि संतू, ये सब क्या हो रहा है? जो लोग पहले हमारे सामने खड़ा नहीं हो पाते थे, वे लोग अब हमारे आगे खड़े होकर हमें ही आंख दिखा रहे हैं। 10 साल पहले अगर ये सब हुआ हुआ होता तो हम सबको दबदबा अपना दिखा देते, इन लोगों का जो चमड़ा है उसको छील कर पेट पर लटका देते। लेकिन आज का जो समय है ना, ये बदल गया है। फिर संतू कहता है कि हाँ मालिक, आज हाड़ी, डोम, चमार, मुची सब पढ़ लिख कर नौकरी करने लगे हैं। और जब से शंभू जो है गांव में वापस आया है, गांव के लोगों का बर्ताव बहुत बदल गया है। यानी जो गांव के लोग हैं ना, उनका व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया है। क्योंकि शंभू जब गांव आया तो गांव के लोगों को जागरूक करता है और उन्हें पढ़ने लिखने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसी के लिए गाँव के लोगों में थोड़ा सा व्यवहार में उनका परिवर्तन आया। इतने में सामने से जोरों की आवाज़ आने लगी। और ये आवाज़ कैसी थी? तो ये आवाज़ थी कि जय शंभू बाबू की जय। तो फिर कालूराम कहता है कि ये किस चीज़ का आवाज़ है? तो संतू कान लगा कर सुनता है और छुप छुप कर देखता है। फिर संतू कहता है कि मालिक, मालिक, बहुत सारे लोग, बहुत भीड़ भी है और सब इधर ही आ रहे हैं, और साथ में इन लोगों के साथ में शंभू भी है। फिर कालूराम तब कहता है कि जाओ मोहन को बोलो कि बंदूक लेकर कोठे पर चढ़कर रहेगा, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो गोली चला देने को कहना, जो होगा वो देखा जाएगा। और दरवाजे के पास पीछे तुम तीर धनुष छिपा कर रखो, और मेरे लिए वहाँ खूंटी पर फरसा रखा है वो ला देना। जल्दी करो और सारे दरवाजे बंद कर दो। कालूराम थोड़ा सा डर जाता है, इसी की वजह से वो ये सारी बातें कहता है। फिर होता है शंभू का आगमन, और शंभू कहता है कालूराम से कि प्रणाम चाचा। कालूराम से तो कालूराम कहता है कि शरीर, मतलब कालूराम को तो डर लगने लगता है ना, क्योंकि शंभू बहुत सारे भीड़ों को लेकर आता है। तो वो कहता है कि कहाँ शंभू, आज इतने लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो? तो शंभू कहता है कि आपके पास ही चाचा, आप घबराए हुए लग रहे हैं। तो कालूराम कहता है कि नहीं नहीं, तुम्हारे होते हुए मुझे किस बात का डर है? तो फिर शंभू कहता है कि जरूर यही आशा करते हैं, परंतु इस युग यानी इस ज़माने को पहचानने में भूल मत कीजिएगा चाचा। आज के जो लोग हैं ना, वो पहले के लोगों से ज़्यादा शिक्षित और जागरूक हो गए हैं। तो फिर कालूराम कहता है कि हम भूल गलती करने वाले इंसान नहीं है शंभू, अच्छा बताओ क्यों आए हो? तो फिर शंभू उनसे कहता है कि गांव में एक स्कूल बनाने की इच्छा है और आपको बड़ी राशि देनी होगी। तो फिर कालूराम कहता है कि कैसी इच्छा? मतलब जैसी इच्छा, स्कूल का होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही साथ अस्पताल की भी कोशिश करना। तो शंभू कहता है अच्छा, तो कितना लिखे तुम्हारे नाम पे? यानी वो शंभू कालूराम से पूछता है कि आप कितना पैसा देंगे और कितना लिखें आपके नाम पे? तो कालूराम कहता है कि 10 रुपया लिख लो। तो फिर शंभू कहता है कि 10 रुपये में कैसे होगा चाचा, ये कोई गांव की पूजा थोड़ी है, इसमें तो 50 रुपये खर्च है। तो कालूराम कहता है कि जो तुम्हारा इच्छा है लिख दो। जैसे ही कालूराम कहता है कि जो तुम्हारा इच्छा है लिख दो, तो शंभू कहता है कि 500 रुपये लिख दूँ चाचा? तो कालूराम आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है 500 रुपये? क्या कह रहे हो शंभू, 500 रुपये? बाप रे बाप। फिर शंभू कहता है कि आप नहीं देंगे तो कौन देगा चाचा? तो कालूराम फिर कहता है अच्छा, तो कल परसों आना, मेरे यहाँ खाने वाला तो कोई है नहीं, एक बेटा है वो भी कहीं चला गया है, तो अब हम थोड़ा धर्म भी तो कर लें। यानी वो कल परसों शंभू को बुला रहा है ताकि वो उसे पैसे दे सके। तो फ्रेंड्स, ये था वो 18वें दृश्य का हिंदी भावार्थ। अब हम बढ़ेंगे 19वें दृश्य की ओर। तो 19वें दृश्य में कालूराम संतू से कहता है कि जाओ तुम समरा और मंगरा को बुला लाओ,
इस शंभू के रहने से काम नहीं होगा, कल इसे इसके पिता से भेंट कराते हैं। शंभू के जो पिता थे ना, वो जब शंभू 10 साल का था तभी इनके पिता का निधन हो गया था। फिर भी उसको लेकर शंभू कहता है कि कल इसे इसके पिता से भेंट कराते हैं, यानी वो शंभू के प्रति उसका इरादा गलत था। संतू फिर कहता है, सलाम करके चला जाता है वह समरा और मंगरा को बुलाने के लिए। संतू के चले जाने के बाद सुगिया का प्रवेश होता है और सुगिया कहती है, प्रणाम मालिक। सुगिया को ही यहाँ पे कर्मी के नाम से भी जाना गया है। तो फिर कालूराम उससे पूछता है, कहाँ सुगी, उस पीढ़ा को बैठने वाले को यहाँ पर ले आओ और उस पर बैठ जाओ। तो फिर कर्मी कहती है कि मुंह का भाव बनाकर कहती है कि अब की बार नहीं मानेंगे, कुछ भी हो नहीं सुनेंगे मालिक। बाप रे बाप, 1 महीना से पोड़ते पोड़ते यानी मोल भाव करते हुए अब जाकर पटा यानी राजी हुआ कर सकी हूँ। उसके बाद मान ही नहीं रहा था, वो कितना कुछ करने के बाद जाकर राजी हुआ है। जड़ी बूटी में नगद 500 रुपये खर्च है। ये सारी बातें सुगिया यानी कर्मी कालूराम से कहती है। तो फिर कालूराम कहता है, और कहीं बूढ़ी बुजुर्ग का ठीक करके रखे हो क्या? तो कर्मी कहती है कि बूढ़ी क्या कह रहे हो भाई, देखने से गिर जाओगे, 15 का तो हुआ ही नहीं है। तो कालूराम कहता है कि अच्छा, तो भगवान का प्रसाद पाने में देरी क्यों, आज शाम को एक मुर्गी काट कर रखना, ये लो 10 रुपये रखो। यह वह किससे कहता है? तो सुगिया यानी कर्मी से कहता है। फिर संतू जफरा के घर से वापस आता है और कहता है, जफरा तो घर में है लेकिन मंगरा खेत की तरफ गया हुआ है। हम सब कुछ कहकर सुनाए, किंतु शंभू का नाम सुनते ही गुस्सा हो गया और बड़ी बड़ी लाल आंखें करते हुए कहा, शंभू के शरीर पे अगर एक भी लाठी पड़े तो कालूराम के घर के छत का जितना भी खपरा है कुछ भी नहीं रहेगा, समझे? इसलिए जल्दी जाकर कालूराम से कह दो, नहीं तो तुम ही समझोगे संतू, हमारा अनाज खा खा कर तुम मोटा हो रहे हो। ये सारी बातें किसने कहा? तो ये सारी बात जफरा ने कहा, क्योंकि मंगरा तो खेत की ओर गया हुआ था तो जफरा ही घर पर था। तो इतने में कालूराम कहता है कि ऐसा क्या? वो आश्चर्य से कहता है कि सिपाही, दरोगा, लठेत, डकैत, आज सभी को शंभू ही प्यारा है। आस पास सब जगह शंभू, आदमी, औरत, युवा, बूढ़ा, सभी के मुंह में शंभू है। जिधर की हवा है पीठ भी उधर ही करना होगा। यानी शंभू कहता है कि जिसका दबदबा है अभी, जिसको लोग ज़्यादा मान सम्मान दे रहे हैं, हमें भी उनके साथ होना होगा। इसी के लिए वो कहता है कि जिधर की हवा है पीठ भी उधर ही करना होगा। अब और कोई उपाय नहीं है, और मेरा है ही कौन? पत्नी मर गई है, एक बेटा है वो भी कहीं चला गया है, ये संपत्ति कौन खाएगा? किसके लिए इतना छटपटाऊं? शंभू भी तो इंसान है। जाओ संतू, शंभू को बुला लाओ, हम उसे सब देकर काशी चले जाएंगे। बहुत पाप किए हैं, अब थोड़ा सा पुण्य भी कर लूँ। ये सारी बातें कालूराम संतू से कहता है। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप झारखंड सचिवालय के लिए खोट्टा भाषा का जो टेस्ट सीरीज़ है उसको आप हमारे एंड्रॉयड ऐप से परचेज़ कर सकते हैं। 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के लिए आपको सिर्फ 99 रुपीज़ लग रहे हैं फ्रेंड, जो नवीनतम संशोधित सिलेबस पर आधारित है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो हमारे एंड्रॉयड ऐप स्टडी फॉर गोल्स पे मिलेगा। अगर आपने उसे डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ? तो फिर शंभू कहता है, क्या है चाचा? कालूराम से, क्योंकि कालूराम संतू से कहा था कि शंभू को बुला लाओ। तो फिर कालूराम कहता है कि कल सुबह एक मीटिंग करो, गांव के सभी लोगों को जमा करो, हमें कुछ कहना है। तुम ही यहाँ अच्छे मनुष्य हो, तुम्हारा जीवन सार्थक है, आज से हम तुम्हारे चेले हो गए हैं। तो इतने में फिर शंभू कहता है कि ये क्या कह रहे हो चाचा? तो फिर कालूराम कहता है कि इतने दिनों बाद मेरी नींद टूटी है शंभू, दुनिया प्याज के छिलके की तरह है, सब तुच्छ है, यानी ये जो लोग हैं ना, सब प्याज के छिलके की तरह है, बेकार हैं। और अगर लोगों के खातिर अगर जनहित में कुछ किया जाए तो वही काम है। हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हम फिर भी अब बहुत कुछ समझने लगे हैं। यह कालूराम शंभू से कहता है। तो फिर शंभू कहता है कि अच्छा चाचा, हम तैयार हैं, आपकी जैसी इच्छा है, परंतु हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे समाज का अमंगल नुकसान हो। मेरा अमंगल आपका भी अमंगल होगा। हम सबके मंगल भलाई के खातिर खुद को समर्पित कर दिए हैं। मेरे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, परंतु दुष्टों का नाश तो करना ही होगा ना चाचा। अच्छा, तो फिर कल मिलते हैं। फिर इतना कहकर शंभू चला जाता है।
तो ये सारी बातें थी फ्रेंड्स 19वें दृश्य में। अब हम आज का यानी चाबी काठी का अंतिम दृश्य 20वां दृश्य के हिंदी भावार्थ को अब हम समझेंगे। तो 20वें दृश्य में कालू राम पूरे गांव वालों से कहता है कि हम इस गांव में 40 साल पहले आए थे। भिखारी बनकर दर बदर की ठोकर खाकर मुझे यहाँ रहने को मिला। इस गांव के जो लोग हैं ना, ये बहुत सीधे हैं, बहुत सरल भाव से भरे हुए हैं, प्रेम में डूबे हुए हैं। इन लोगों का हम फायदा उठाए हैं और देखते ही देखते हम अमीर धनी हो गए हैं। खून का स्वाद चखकर जैसे जानवर खूंखार हो जाते हैं ना, वैसे ही मेरी दशा हो गई थी। और इतना मिलने पर भी मुझे और ज़्यादा पाने की जो लालसा थी वो कभी ख़त्म नहीं हो रही थी, और मैं लालच में स्वार्थी बन गया और अंधा बन गया। लोगों को बुद्धिहीन समझने लगा। दया धर्म हम सब छोड़ दिए। बस छल प्रपंच और लोभ मेरे अंदर रह गया था। खुद लोगों को बुद्धू बनाकर, वो मतलब जो लोग हैं ना, उसे खूब बुद्धू बनाकर हम लूटे। कौन सा ऐसा पाप है जो हम किए नहीं हैं, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। हम पाप किए हैं, अब इस पाप का प्रायश्चित भी करेंगे। हम अपनी सारी संपत्ति गांव वालों को देकर काशी जाकर वहां रहने लगेंगे। अब मेरी यही इच्छा है। तो इतने में शंभू उन्हें रोक कर कहता है कि नहीं नहीं, आपको काशी जाने को नहीं मिलेगा चाचा। आपको हमारे बीच यहाँ रहना है। हमें आपकी संपत्ति नहीं चाहिए। आप बस इतना कीजिए, गांव वालों के लिए कैसे इन्हें एक मुट्ठी अन्न मिल सके खाने के लिए, और इन्हें कैसे न्याय मिल सके, बस इतना कीजिए आप। उसके बाद आपको गांव छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर सब गांव वाले कालूराम की जय जयकार करने लगे। इतने में कालूराम का बेटा, जो घर से भाग गया था, वह मंच पर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है अपने पिता से कि प्रणाम करते हुए करने लगता है। फिर कहता है, उसके बेटे का नाम, कालूराम के बेटे का नाम रोहन था। वो कहता है कि क्षमा कीजिएगा शंभू भैया, मुझे देखकर शायद आपको ग्लानि होता होगा। आप मेरे भविष्य के बारे में सोचते होंगे, लेकिन यह गलत है शंभू भैया। कितने ही बड़े बुजुर्ग बूढ़े लोग हैं जो मरने से पहले अपने घर के बच्चों का त्याग कर देते हैं, और लेकिन रहने वाले लोग अपना हिसाब किताब खुद कर लेते हैं। आज मेरा आपसे गांव वालों से निवेदन है कि मेरे पिता की जो संपत्ति है पूरे गांव के हित में लगेगा, और हम सब मिलजुल कर खेती करेंगे और फिर आपस में बांट लेंगे और अपने गांव को स्वर्ग बनाएंगे। अनाज भरकर प्रेम की बोली बोलेंगे। भगवान हम सभी को सद्बुद्धि दे। तो फिर इतने में कालूराम कहता है, आगे बढ़ता है और कहता है कि लो शंभू, अपनी चाबी काठी रखो। गांव वाले फिर कालूराम की जय जयकार करने लगते हैं और शंभू की जय जयकार कर लेते हैं। यानी चाबी काठी से यहाँ क्या मतलब है कि गांव वालों के हित में कोई भी फैसला जब होगा तो गांव वाले स्वयं लेंगे, ना कि कोई और लेगा। यानी गांव वालों पे जो उनके संपत्ति, उनका घर बार, सब पे गांव वालों का ही अधिकार होगा, ना किसी और को होगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन सारे दृश्यों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द के अर्थों को समझते हैं। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द थे, कुछ खास कठिन तो नहीं थे, लेकिन इन शब्दों से ज़्यादा और कोई कठिन शब्द नहीं था। यहाँ पे है पहला जहिया, जिसका मतलब होता है जब। कथिक यानी किसका, किस चीज़ का। कपाट, इसका मतलब होता है दरवाजा। नुकाय मतलब छुपना या छुपा हुआ। दलबल मतलब समूह, भीड़, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होकर जब कहीं कुछ मीटिंग वगैरह करते हैं तो दलबल होता है, लेकर जाते आते हैं। फिर करनिहार मतलब करने वाला। दरकार मतलब ज़रूरत। बाइद मतलब खेत की तरफ। ठीक है, फिर दुनिया प्याजे को बोखला, यानी दुनिया में प्याज के छिलके की तरह बेकार लोग भरे पड़े हैं। तो ये तो फ्रेंड्स कुछ हिंदी भावार्थ था। अब हम कुछ प्रश्नों को भी करेंगे। तो आज के इस क्लास का पहला प्रश्न है कि आज हमनी बोका हमनी दीनहीन पतित शंभू कहाँ कह ले। तो फ्रेंड्स, ये जो सारी बातें हैं ना, शंभू एक सभा के एक भाषण में कहता है कि हम लोग जो है बोका हैं, हम लोग दीनहीन पतित हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि शंभू सभा के भाषण ककर हित खातिर भाषण दिले, मैंने शंभू सभा में किसके हित के खातिर भाषण दिया था। तो वह गाँव के लोग के खातिर, मतलब जो हिते भाषण दिया था, यानी गांव के जो लोग हैं उनके हित के खातिर वह भाषण देता है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है के आर केकर हुलके हुलके आर कान पात के सुने हले। तो संतु जो है ना, वो शंभू की बातों को, मतलब शंभू अपने दलबल को लेकर आ रहा था, तो संतु शंभू की जय जयकार इन चीज़ों को कान पात कर सुन रहा था।
ठीक है। अब है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि कालू राम संतू के खूटी से की आने ले कहल के। तो वह कालू राम ने संतू को खूटी से फरसा लाने के लिए बोला था अपने लिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंभू गाँव के हित खातिर कालू राम से कते टका मांगल के। तो शंभू गाँव के हित के खातिर कालू राम से 500 रुपये मांगता है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले दृश्य में। प्रथम दृश्य से लेके 20वें दृश्य तक के जितने भी प्रश्न हो उन प्रश्नों के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक झारखंड सचिवालय के लिए कंप्लीट खोटा का कोर्स परचेस नहीं किया है तो आप हमारे कोर्स को हमारे एंड्रॉयड ऐप स्टडी फॉर गोल्स से परचेस कर सकते हैं 499 में। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर, चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, हैंड रिटन PDF नोट्स, विगत वर्ष के प्रश्न, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरेंस के लिए व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।